नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम पढ़ेंगे अकबर का साम्राज्य विस्तार और किस किस तरह के उसने कहां कैसे कैसे अभियान किए उनके विषय में जानेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में अकबर का प्रारंभिक जीवन देख लिया था, तो ये उसी के आगे का कंटिन्यूएशन है। यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। उस लेक्चर में मैंने जो आपको ये बाईं तरफ एक मैप दिख रहा होगा इंडिया का, वो दिखाया था कि अकबर जिस समय गद्दी पे बैठा है 1556 में, उस समय उसके पास कितना छोटा साम्राज्य है। तो आज जो हम देख रहे हैं अपने दाहिनी तरफ एक मैप इंडिया का, उसमें हरे रंग से जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो अकबर का वो साम्राज्य है जिस समय उसकी मृत्यु होती है 1605 में। तो ये 1556 से लेकर 1605 तक का जो सफर है उसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि कैसे ये छोटा सा साम्राज्य 1556 में 1605 तक आते आते इतना बड़ा साम्राज्य बन जाता है, इतना विशाल साम्राज्य बन जाता है। किस तरह से वो कहां कैसे कैसे अभियान करता है उनकी हम सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था वो बैरम खां के पतन पे खत्म किया था और आपको पर्दा शासन के विषय में बताया था, तो हम वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैरम खां के पतन के बाद क्या स्थिति बन जाती है मुगल राजनीति में। तो बैरम खां का जब पतन होता है उस समय वकील के पद के लिए बहुत संघर्ष हो रहा होता है, क्योंकि हमें पता है बैरम खां जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे था, बहुत ही मजबूत पद पे था। अब वो चला गया है तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, उस पद को भरने की होड़ मच गई है। सारे लोग के जितने जितने अधिकारी हैं सब किसी ना किसी गुट में बटे हुए हैं। अब इन सब गुटों में सबसे ज्यादा जो अहम गुट था वो था महामंगा का गुट, और महामंगा जो है वो चाहती थी अपने बेटे अदम खां को वकील बनवाना, और दूसरा गुट था शमसुद्दीन अत्ता खां का। लेकिन अकबर ने इन सब पे ना ध्यान देते हुए सर्वप्रथम ये पद दिया है मुनीम खां को, जो कि काबुल का सूबेदार था और हुमायूं का करीबी था। तो यहां से प्रश्न आपके लिए बनेगा, किसी भी एग्जाम में बन सकता है वन लाइनर, कि अकबर ने सर्वप्रथम वकील का पद किसको दिया या वकील के पद पे किसको नियुक्त किया। मुनीम खां ने हालांकि महामंगा के साथ मिलकर काम करना तय किया, और इसीलिए अबुल फजल का एक कथन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो उसने लिखा है कि इस दौर में जो महामंगा थी वो खुद को वास्तविक वकील मानती थी और इसी हैसियत से मसनद पर बैठा करती थी, क्योंकि अभी तक अकबर भी उसके प्रभावों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। 1561 की बात चल रही है अभी, और जो वकील है हमारा मुनीम खां वो भी उसी के साथ मिलकर काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं महामंगा के जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है मुगल कोर्ट में इस समय। इसके बाद मुनीम खां को हटाकर नवंबर 1561 में अकबर ने अक्का खां को वकील बना दिया, शमसुद्दीन अक्का खां को। तो इससे महामंगा के प्रभावों में काफी कमी आई। लेकिन इससे हुआ यह कि जो गुट थे बाकी के, उनमें संघर्ष जो था वो बहुत तेज होने लगा, क्योंकि अब उनको ये लगने लगा कि जो वकील का पद है वो कभी भी स्थिर नहीं है, उसमें कभी भी बदलाव हो सकता है। तो उनको अपने एम्बिशंस जो थे वो कहीं ना कहीं पूरे होते दिखने लग गए थे। पहला अभियान मालवा का 1561। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि अकबर का पहला जो अभियान था वो कहां था? मालवा। बाज बहादुर यहाँ का शासक था और उसकी पत्नी थी रूपमती, और ये दोनों बहुत ज्यादा संगीत के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, संगीतज्ञ माने जाते हैं। बाज बहादुर को हराने के लिए और मालवा को जीतने के लिए अकबर ने अदम खां को भेजा। अदम खां ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन बाज बहादुर की जो संपत्ति थी उसके ऊपर कब्जा करके बैठ गया, उसको मुगल प्रशासन में नहीं भेजा। और जो रूपमती थी उसके साथ भी दुर्व्यवहार करना चाहता था, इसलिए रूपमती ने तो जहर खा लिया, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन संपत्ति चुराने के कारण अकबर को अदम खां से बहुत ज्यादा शिकायत हो गई, और अदम खां को उसने बर्खास्त करके पीर मोहम्मद को सूबेदार बना दिया मालवा का। अब ये पीर मोहम्मद के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी बैरम खां की, और किस तरह से बैरम खां जो है वो पीर मोहम्मद को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और ये अत्याचारी निकला मालवा में। और इसके अत्याचारों की वजह से जो जनता थी उसने बाज बहादुर को फिर से गद्दी पे बिठा दिया। अब अकबर ने फिर से मालवा पे आक्रमण कर दिया, लेकिन जो बाज बहादुर था उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अदम खां ने वापस जाकर अकबर के मंत्री शमसुद्दीन अक्का खां की महल में हत्या कर दी जून 1562 में। अकबर ने गुस्से में आकर उसी जगह पे अदम खां को छज्जे से फेंका, ऊपर से नहीं मरा, दोबारा फिर फिकवाया। ऐसे करके उसने ऐसा लिखा गया है कि उसने तब तक उसको फिकवाया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। अब महामंगा का बेटा है, उसको महामंगा बचा भी नहीं सकती, क्योंकि उसने खुद ने गलती की है, और जो बादशाह है वो खुद उसको सजा दे रहा है। तो इससे महामंगा को काफी ज्यादा कष्ट पहुंचा, और कुछ दिन के बाद महामंगा की भी मृत्यु हो गई। हालांकि अकबर ने अदम खां का बहुत सुंदर सा मकबरा बनवाया, उसको कोई ईर्ष्या की वजह से उसने नहीं मारा था। तो यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं कि जो अकबर है उसने न्याय किया और उसने कोई बदला नहीं लिया। तो उसका मकबरा बनवाया जो आज भी हुमायूं के मकबरे के पास है, और वहीं पे महामंगा को भी दफनाया गया। इसके बाद चुनार की बारी आती है 1561 में, असफ खां को भेज के इसके ऊपर अधिकार किया गया। उसके बाद आमेर 1562। हालांकि यहाँ पे कोई भी अभियान नहीं हुआ, यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए।
आमेर का जो कछवाहा राजा था भारमल, वो पहला राजपूत शासक बना जिसने अकबर के सामने घुटने टेके, या कह लो स्वाधीनता स्वीकार करते हुए उसने विवाह संबंध स्थापित कर लिए। जोधाबाई या फिर हरक्काबाई जिनको हम बोलते हैं, भारमल की पुत्री थी। भारमल ने उनका विवाह जो है अकबर से कर दिया 1562 में। और इसके विषय में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से हुआ था ये सब पूरा इवेंट, और मुगल राजपूत पॉलिसी जब हमने पढ़ी थी तो उसके ऊपर मैंने इसकी चर्चा की थी। यदि आपने वो लेक्चर ना देखा तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत डिटेल में हमने बताया है इसको। इसके बाद भारमल को मुगल सेना में 5000 का मनसब भी दिया गया। इसके बाद आती है बारी मेड़ता की 1562। यहाँ का राजा जयमल, इसको हराकर इस पर अधिकार कर लिया गया। फिर गढ़कटंगा गोंडवाना, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ा अकबर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो शासिका थी, एक्चुअली शासिका नहीं थी, संरक्षिका थी, रानी दुर्गावती, अपने अवयस्क पुत्र वीर नारायण को गद्दी पे बिठाकर वो शासन की बागडोर अपने हाथ में लेके रखी थी। यहाँ पे असफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई जिसने 2 दिन तक युद्ध किया, और रानी दुर्गावती ने बहुत ज्यादा वीरता का परिचय दिया और उनको कहीं से भी जीत हासिल नहीं करने दी। लेकिन बहुत थकी होने के कारण और जो उनकी सेना थी उसकी संख्या कम होने के कारण उनको अपनी हार सामने दिखाई दी, और उन्होंने, रानी दुर्गावती ने खुद को छुरा मारकर आत्महत्या कर ली। अकबर ने गोंडवाना का विलय नहीं किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। गोंडवाना का एनेक्सेशन मुगल एम्पायर में नहीं किया और वहां पे चंद्र शाह को यहाँ का शासक बनाया, और यही उसने काम राजपूतों के साथ भी किया। जो राजपूताना था उसको डायरेक्टली एनेक्स नहीं किया, मतलब उसका एकदम सीधे तौर पर उसका विलय नहीं किया, और वहां के जो स्थानीय शासक थे, जैसे अभी हमने देखा राजा भीरमल, भारमल जिनको बोलते हैं, राजा भारमल जो है, उनको वहीं पे शासन करने दिया और अपने अंतर्गत कुछ चीजें उन्होंने अपने अधिकार में ले ली, बस इतना था। फिर बारी आती है मेवाड़ 1564, और बाबर के समय में हमने देखा था कि राणा सांगा किस तरह से यहाँ पे शासन कर रहे हैं, राणा सांगा के साथ कौन कौन से युद्ध हुए। तो राणा सांगा का बेटा है उदय सिंह, वही यहाँ पे इस समय शासन कर रहा है जिस समय अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया। तो अकबर की अधीनता ना स्वीकारने वाला पूरे राजपुताना में एक मेवाड़ था जिसने अकबर के सामने अंत तक घुटने नहीं टेके। उदय सिंह ने युद्ध करना मंजूर किया, और अकबर की सेना को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ पे युद्ध करते समय, क्योंकि चित्तौड़ के किले को जीतना इतना आसान नहीं था। हमने सल्तनत काल में भी देखा था अमीर खुसरो ने कितनी बड़ाई की चित्तौड़ के किले की, और किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे जो वीर जयमल नाम का एक वीर है उदय सिंह की सेना में, उसने चित्तौड़ के किले में अकबर की सेना को घुसने नहीं दिया, काफी दिन तक उसको रोक के रखा। लेकिन कुछ दिन के बाद जब अकबर को वहां के किले में प्रवेश मिल गया तो उसने कत्लेआम का आदेश दिया। सेम सिचुएशन जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी, सेम वही चीज है, क्योंकि इतना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जद्दोजहद पूरी जूझना पड़ रहा है सेना को बाहर, तो उसमें इतना रोष है सुल्तान और बादशाह के अंदर कि वो जाके अंदर सीधे चाहता है कि जो मिल जाए सामने उसको बस कत्लेआम कर देना है। चित्तौड़ विजय पे अकबर ने फतेहनामा जारी किया, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। फतेहनामा जारी किस विजय उपलक्ष्य पे हुआ? उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप ने भी अकबर के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। हालांकि चित्तौड़ उनके हाथ से निकल गया, लेकिन इस चित्तौड़ को काबू में करने के बाद भी मुगल सेना को पूरे मेवाड़ के ऊपर अधिकार नहीं मिला। मैक्सिमम जो क्षेत्र था मेवाड़ का वो अभी भी महाराणा प्रताप के अंतर्गत था। रणथंभौर 1569, यहाँ के हाड़ा राजपूत शासक सुरजन राय ने अकबर के सामने समर्पण कर दिया, और ये एकमात्र ऐसे राजपूत शासक थे जिसे अकबर ने तवारा वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति दी। ये एक तरह से सिंबल है उनका कि वो किस तरह से, एक तरह से सिंबल ऑफ प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा का एक प्रश्न है, मतलब प्रतिष्ठित किया है उनको। और ये एकमात्र ऐसे राजपूत राजा हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसके बाद कलिंजर का किला मजनू खां को भेजा, और यहाँ का जो राजा रामचंद्र था उसने भी समर्पण कर दिया। जब उसने देखा कि इतने महत्वपूर्ण किले जीत लिए हैं अकबर ने, तो उसने ऑटोमेटिकली वहां पे सरेंडर कर दिया। जोधपुर और बीकानेर में भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस बने। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा अकबर को, क्योंकि बीकानेर के राजा कल्याणमल ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया अकबर से, और जोधपुर के राजा ने भगवान दास के माध्यम से अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। अब ये भगवान दास जो हैं ये भीरमल के ही बेटे हैं, यानी कि जोधाबाई के भाई हैं, और जैसलमेर के राजा ने भी अपनी बेटी का विवाह अकबर से कर दिया। तो इस तरह से मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो राजपुताना में बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं हुई। अगर हम मेवाड़ को छोड़ दें तो कहीं पे भी बहुत ज्यादा उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा, और मैट्रिमोनियल अलायंसेस से उसका काम चल गया। फिर आता है गुजरात अभियान 1572। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभियान है अकबर के लिए, बहुत सारी दृष्टियों से, न केवल व्यापार के लिए बल्कि और भी बहुत सारी राजनीतिक दृष्टियों से। तो यहाँ पे उस समय शासन कर रहा था मुजफ्फर शाह तृतीय। अब क्योंकि गुजरात जो है वो सी से कनेक्टेड है, अभी तक हमने जो क्षेत्र देखे वो सारे के सारे लैंड एरिया थे, मतलब हमारे भूभाग थे, जहाँ पे कहीं पे भी समंदर नहीं है, जहाँ पे आपको कहीं पे भी अगर
आपको व्यापार करना है समुद्री रास्तों से, तो आपको गुजरात पे पकड़ बनानी पड़ेगी। तो ये जो मुजफ्फर शाह था ये एक अयोग्य शासक था, इसलिए ऐतमिद खान ने अकबर को गुजरात पे आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। अब अकबर के पास गुजरात पे आक्रमण करने के पहले से बहुत से रीजन थे, जैसे कि मैंने आपको बताया व्यापार एक मुख्य रीजन था, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये था कि जितने भी विद्रोही होते थे, जो अकबर या जो मुगल के जो प्रशासन में जो विद्रोह करते थे, वो सारे के सारे भाग के शरण लेते थे गुजरात, क्योंकि एक तो दूरी बहुत ज्यादा थी आगरा और दिल्ली से, तो इनको ऐसा लगता था कि शायद मुगल सेना वहां तक पहुंच के हमको पनिश नहीं करेगी। और तीसरा रीजन सबसे बड़ा ये था कि उस समय पुर्तगाली आने लग गए थे। यदि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो 1498 के बाद जब वास्को डी गामा आता है, उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन होता है भारत में, और गोवा का क्षेत्र जो है और गुजरात का जो क्षेत्र है वो पुर्तगालियों के अधीन एक तरह से नियंत्रण में आने लगता है। तो पुर्तगाली जो थे वो उस समय सी रूट को कंट्रोल कर रहे थे। गुजरात से जो जहाज जाते थे हज के लिए, हज की यात्रा अगर हो रही है समुद्र के रास्ते, तो वो गुजरात से जाते थे। तो गुजरात से जो समुद्र के रास्ते हज के लिए जहाज जाते थे, उनमें वो जो है लूटमार करते थे और दुर्व्यवहार करते थे। ये भी एक रीजन था कि अकबर चाहता था कि किसी तरह गुजरात का जो प्रशासन है वो उसके हाथ में आ जाए, तो पुर्तगालियों पे भी नियंत्रण चाहता था। गुजरात विजय के बाद ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। 1572 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हो जाती है, और अकबर के वापस जाते ही गुजरात में विद्रोह हो जाता है। अब अकबर जो है यहाँ पे जब वापस जाता है यहाँ से, तो सेम वही सिचुएशन होती है जो उस समय हुमायूं के साथ हुई थी। आपको याद होगा हमने बात की थी हुमायूं के लेक्चर में, जब हुमायूं आता है और गुजरात को जीत के वापस जाता है, अपने भाई को वहां का प्रशासक नियुक्त करता है, तो किस तरह से उसका भाई जो है वो वापस डर के भाग जाता है क्योंकि वहां विद्रोह हो गया है। लेकिन यहाँ पे अकबर ने जिसको प्रशासक नियुक्त किया था वो भाग के नहीं जाता यहाँ से। जो उसका दूध भाई जिसको बोलते हैं, मिर्जा अजीज कोका जो है, वो यहाँ से वापस नहीं जाता भाग के, यहाँ पे डटकर मुकाबला करता है। और इसी समय अकबर जो है बहुत तेजी दिखाता है और 11 दिन में वापस पहुंचता है गुजरात और पूरा विद्रोह दबा देता है। तो ये इस जो वापस आके उसने विद्रोह दबाया है, इसके ऊपर स्मिथ महोदय हैं, उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की है। बोला है कि ये जो एक्सपेडिशन था ये शायद उस समय का सबसे ज्यादा तेज, फास्टेस्ट एक्सपेडिशन था, सबसे ज्यादा तेज अभियान था। अकबर के फिर से वापस जाते ही मुजफ्फर शाह ने फिर से गुजरात पे अधिकार कर लिया। अब इस बार अकबर ने भेजा अब्दुल रहीम खाने खाना को, और रहीम ने गुजरात में सफलता हासिल की, विद्रोह दबाया और मुगल प्रशासन को वहां पे सुदृढ़ किया, और इसी सफलता के उपलक्ष्य में उसको खाने खाना की उपाधि दी गई। तो यहां से प्रश्न बनेगा आपके लिए, रहीम को किस उपलक्ष्य में खाने खाना की उपाधि मिली? क्योंकि उसने गुजरात में सफलता हासिल की थी। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध बहुत डिटेल में मैं चर्चा कर चुका हूं पहले ही, छोटा सा केवल बताऊंगा कि जब उदय सिंह जिस समय गद्दी पे थे, चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ, चित्तौड़ का दुर्ग चला गया मुगलों के पास। मेवाड़ जो है वो अभी भी लेकिन स्वतंत्र था, और जैसे मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम जो एरिया था वो अभी भी मेवाड़ के पास था, राणा प्रताप के पास था, और राणा प्रताप गद्दी पे बैठते हैं, कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो राजधानी पूछी जा सकती है आपसे, कुंभलगढ़। अब मेवाड़ विजय के लिए अकबर ने मान सिंह और असफ खां को भेजा। हल्दी घाटी में एक युद्ध होता है 1576 में, और इसका आंखों देखा विवरण जो है बदायूनी करता है मुंतखब उत तवारीख में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बदायूनी का यहाँ पे रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पूरी डिबेट की चर्चा की है, बदायूनी, अबुल फजल और धार्मिक युद्ध सब कर चुका हूँ, मुगलों की जो राजपूत नीति थी उसके ऊपर, तो यहाँ पे उसमें नहीं जाऊंगा। हालांकि बदायूनी ने इस पे लिखा है। और इस विजय के बाद भी संपूर्ण मेवाड़ मुगलों के अधिकार में न आया। राणा ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति से संघर्ष जारी रखा, किंतु 1597 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके जो बेटे हैं अमर सिंह, उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मेवाड़ जो है वो एक ऐसा राज्य बना रहा राजपुताने में जिसने अकबर की अधीनता उसके मरते दम तक स्वीकार नहीं करी। इसके बाद बंगाल और बिहार का अभियान होता है, टोडरमल को भेजा जाता है, दाऊद खां को हराकर बंगाल और बिहार पर कब्जा हो जाता है 1574 में। फिर काबुल 1581, ये आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, एक बार आ चुकी है नेट के एग्जाम में, काबुल, कंधार, कश्मीर दे देंगे आपको, सिंध, तो इनकी क्रोनोलॉजी, तो ये महत्वपूर्ण है। और इस समय जब वो बंगाल का अभियान हो गया होता है और वहां पे फिर से विद्रोह हो जाता है 80-82 में, तो उस समय अकबर जा रहा होता है विद्रोह दबाने, वहीं पे जो हाकिम मिर्जा है काबुल में, उसका जो भाई बैठा है सौतेला भाई, वो पंजाब पर अधिकार करने की कोशिश करता है। तब अकबर वापस आता है बंगाल से और इस विद्रोह को दबाने के लिए वापस आता है, लेकिन जो मुगल सेना है वो मिर्जा हाकिम को भगाती है, दूर तक भगाती है, और जो इसका बेटा है अकबर का मुराद, वो इसका पीछा करता है, लेकिन इसको फिर भी छोड़ दिया जाता है और जीवन भर काबुल इसको अपने पास रखने दिया जाता है। 1585 में जब हाकिम मिर्जा की जब मृत्यु होती है, उसके बाद ही मुगल साम्राज्य में इसको मिलाया जाता है। तो मुगल साम्राज्य का
मुगल साम्राज्य में इसका विलय हुआ है 1585 में, लेकिन अभियान हुआ है 1581, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मान सिंह को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया, लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अफगान है। अगर आप देखो काबुल में अफगान रह रहे हैं, तो इन पे शासन करना हमेशा से मुश्किल सिद्ध हुआ है मुगलों के लिए, और यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन हुई, विद्रोह आने लगे और राजा बीरबल को भेजा गया विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन राजा बीरबल यहाँ पे मारे जाते हैं। तो राजा बीरबल कहाँ मारे गए, प्रश्न आएगा, काबुल। कश्मीर का अभियान, यहाँ के शासक यूसुफ खां अपनी हिंदू जनता पे अत्याचार करता था, जिससे अकबर को एक मौका मिल गया यहाँ पे आक्रमण करने का, बहाना मिल गया। तो अकबर ने भगवान दास को भेजा, कश्मीर को काबुल के साथ एक प्रांत बना दिया गया। तो सबसे पहले काबुल, काबुल के बाद कश्मीर, कश्मीर के बाद सिंध। 1591 मिर्जा जानी बेग को हराकर सिंध पर अधिकार किया। अब्दुल रहीम की सिफारिश से इसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, इंपॉर्टेंट है, और ये दीन इलाही का सदस्य बना, इसलिए इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिंध का जो अभियान है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है उड़ीसा, निसार खां को राजा मान सिंह ने हराकर उड़ीसा पे अधिकार किया। फिर बलूचिस्तान और फिर कंधार, आखिरी में कंधार है, अंतिम तो नहीं है। हालांकि दक्षिण भारत के विषय में अभी तक हमने बात नहीं की, अभी तक हम केवल उत्तर भारत में अटके हुए थे। अब दक्षिण भारत के अभियान शुरू होते हैं, जब वो देखता है अकबर की उसकी जो स्थिति है वो उत्तर भारत में एकदम सुदृढ़ हो चुकी है, तब वो दक्षिण की तरफ ध्यान देता है। और सबसे पहले वो क्या एक काम करता है, एक संदेश भेजता है दक्षिण के 4 राज्यों को कि वो चुपचाप उसकी अधीनता को स्वीकार कर लें या फिर उससे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। अब ये जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो है खानदेश, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर। खानदेश जो है वो सबसे पहले पड़ जाता है। आप अगर थोड़ा सा मैप थोड़ा सा जानते होंगे तो महाराष्ट्र और एमपी के एकदम बीच में सैंडविच बना हुआ है खानदेश जो क्षेत्र है, वहां पे है। तो खानदेश जो है ये सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर लेता है। बीजापुर और गोलकोंडा जो है वो अधीनता तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन बहुत सारे उपहार भेज देते हैं बादशाह को, कि बादशाह उनकी तरफ ये समझ ले कि भाई शासन हम कर रहे हैं और आपको रेवेन्यू भेजते रहेंगे एक तरह से। लेकिन जो अहमदनगर है वो ना तो अधीनता स्वीकार करता है और ना ही कोई उपहार भेजता है। अब सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अहमदनगर में उस समय गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और अकबर ने युद्ध का रास्ता लेते हुए सबसे पहले अहमदनगर पर ही आक्रमण किया। 1595 अहमदनगर, यहाँ का शासक था बुरहानुल मुल्क, और इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद गृह युद्ध छिड़ता है और सत्ता जो है चांद बीबी के हाथ में आती है इस समय। अकबर ने यहाँ पर अब्दुल रहीम और मुराद के साथ 2 सेनाएं भेजी, अलग अलग डायरेक्शन थे, और अब्दुल रहीम और मुराद के बीच तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से ये जो अभियान था ये विफल हो गया और अधिक शराब पीने से मुराद की भी मौत हो जाती है। मुगलों ने संधि कर ली और बरार पर अधिकार करके संतोष कर लिया। तो पहले अभियान में संधि करनी पड़ी, बरार मुगलों के पास आ गया। अच्छा, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, खानदेश जो है यहाँ पे जब ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो जो अकबर है वो अपने बेटे दानियाल को भेजता है, और इसी उपलक्ष्य में जो साउथ के जो क्षेत्र हैं उसका नाम वो दानदेश रखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, हम थे, मुगलों ने संधि करी और बरार पर अधिकार करके उन्होंने संतोष कर लिया। इसी बीच आंतरिक कलेश फैले और चांद बीबी की हत्या कर दी गई, और बरार जो है क्योंकि मुगलों के पास था तो यहाँ के जो लोग थे अहमदनगर के, वो वापस मुगलों से बरार को छीनना चाहते थे। 1600 में अकबर ने दनियाल और अब्दुल रहीम को भेजा, जिन्होंने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1601 में असीरगढ़ का किला भी जीत लिया गया और इसी उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे की ऊंचाई को बढ़ाया गया। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, किस उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे की ऊंचाई को बढ़ाया गया। और अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण की असीरगढ़ का किला जीतने के बाद। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी बेटी की शादी अकबर के बेटे दानियाल से कर दी। तो यहां से जो पूरा साउथ इंडिया, पूरा तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एनेक्स नहीं हुआ, हालांकि जो डायरेक्टली एनेक्सेशन है साउथ इंडिया का वो हम देखते हैं औरंगजेब के टाइम पे जाके, जब हमारा गोलकोंडा, बीजापुर, सब जितना भी क्षेत्र है साउथ का, वो सारा का सारा मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। तो ये जो सदर्न पॉलिसी है इसको हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आगे चलते चलते। अभी हम जहांगीर में भी देखेंगे, जहांगीर के समय में हालांकि ज्यादा अभियान नहीं है, मगर शाहजहां के समय में बहुत ज्यादा हम देखेंगे कि जो राजनीति उथल पुथल हो रही है दक्षिण भारत में, उसका किस तरह से शाहजहां भी फायदा उठाएगा। तो ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे आपको राजनीतिक इतिहास भी पता चल रहा है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाएंगे कि अकबर के समकालीन शासकों के नाम बताइए। चांद बीबी आपको मैंने बताया, इब्राहिम आदिल शाह मैंने बताया आपको, मैंने भीरमल बताया, भगवान दास बताए। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है एग्जाम में, और मैं आपसे अपने अगले लेक्चर में मिलूंगा जिसमें हम बात करेंगे अकबर की नीतियों की, जिसमें हम बात करेंगे उसके धार्मिक नीति, जिसमें हम बात करेंगे उसकी जो इकोनॉमिक जो उसके सुधार हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपसे मैं मिलता हूं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।